तो पुनः एक बार सभी को नमस्ते। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना परिचय थोड़ा थोड़ा, है ना, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं, है ना। और एक चीज़, जीवन विद्या परिचय शिविर, इसको सुन करके आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या होने वाला है, इतना मैं आप सभी से सुनना चाहूँगी। फटाफट, है ना, बस 30-30 सेकेंड में अपना नाम, गांव, काम। ठीक, यहाँ से शुरू करें। जिसको चाहिए वो ले लीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा नाम दीप्ति है, मैं भुज से आई हूँ, मैं अभी 9th क्लास में हूँ। बढ़िया। और क्या लग रहा है यहाँ पे क्या सुनने मिलेगा? यहाँ कुछ अच्छा जान के जाएंगे। कुछ अच्छा जान के जाएंगे, ठीक है, बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम देवांशी है, मैं भी भुज से आई हूँ और मैं कक्षा 8वीं में हूँ। मैं यहाँ कुछ नई चीज़ें सीखने आई हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते सभी को, मैं रंजीता, दीप्ति की मम्मी। क्लोज थोड़ा समझ जी। क्या लगता है? हम लोग यहाँ पे जीवन विद्या और उससे जुड़े हुए सारे चीज़ों पे विचार विमर्श और तर्क करने आए। बढ़िया, धन्यवाद। मेरा नाम है लक्ष्मी। आप थोड़ा पास रखिए तो आवाज़ आएगी। मेरा नाम है लक्ष्मी, मैं भूज से आई हूँ। मेरे को इधर आके नया कुछ सीखना है। नया कुछ सीखना है, बहुत बढ़िया। नमस्ते, मैं नैना अंजार से आई हूँ। मुझे जीवन विद्या के बारे में आगे कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा। बढ़िया है। जिन लोगों ने एक बार परिचय शिविर किया वो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैंने 2024 में विश्वनगर में एक बार जीवन विद्या शिविर किया है सोम भैया का। जी, नमस्ते। बढ़िया। मेरा नाम लिया है, मैं यहाँ कुछ नया जानने आई हूँ, 8वीं में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। सतयुग युग बोल। अच्छा। मेरा नाम भावना है, मैं કુકમાંથી આવું છું અને આ જીવન વિદ્યામાં શું નવું નવું જાણવા માટે બહુ જિજ્ઞાસા, એટલે જાણવા માટે આવી છું। સરસ કહેવાય। नमस्ते सभी को, मैं सुमन गांधीधाम से आए हैं और जीवन विद्या परिचय शिविर हम लोग 3 बार कर चुके हैं और अध्ययन में जुड़े हुए हैं और हमारा तीनों फैमिली मिलकर ये शिविर को अटेंड कर रहे हैं, है ना। ठीक, आपका हो गया जी, आप बता दो। મારું નામ ચાવડા હેન્સી છે, હું કુકમાંથી આવી છું ને 11મામાં ભણું છું અને જીવન વિદ્યા મેં નામ સાંભળ્યું ઘણી વાર છે, એટલે મારા ફેમિલીમાંથી કેટલી વાર બધા જાય છે તો મેં હાલો જોઈ આવીએ શું શીખવા મળે કાંક નવું। बहुत बढ़िया। हेलो, मेरा नाम संगीता है, मैं गांधीधाम से आई हूँ। पहले भी ये जीवन विद्या शिविर अटेंड किया मैंने, आपका गुरुकुल में आप आए थे जी, तब मैं थी वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सुनने में, इसलिए बेटी को भी लाई हूँ मैं आज। अरे कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे को नया। बहुत बढ़िया। मेरा नाम आर्या है, मैं गांधीधाम से आई हूँ सुमन आंटी की तरफ से, और कुछ जीवन विद्या के बारे में नया सीखने। बहुत बढ़िया। नमस्ते सबको। हम पास में भुजोड़ी गांव है, छोटा सा। वैसे गांव तो बहुत छोटा है लेकिन वैसे इंटरनेशनल है। पूरा हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम है मेरा नाम सिजू वीरम पर्वत है। मैं पहले भी जीवन विद्या एक बार किया है, लेकिन हमको ऐसे लगा कि जीवन विद्या एक अनुभव का चीज़ है, अनुमान का नहीं है। तो हर जगह हम जाते तो उधर अनुमान बताते थे, लेकिन हम जब जीवन विद्या में गए तो वास्तविक क्या चीज़ है अनुभव करके हमको ये सीखने को मिला। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नमस्कार सबको। मैं इधर से 35 किलोमीटर दूर चंदिया अंजार तालुका का, मैं इस संस्था से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और 15 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ
और मैंने छोटू अंकल जी के साथ इस समय में 3 शायद शिविर अटेंड किए हैं। तो जो जीवन का समाधान की बात है वो थोड़ा इंक्रीज करने के लिए मैं आया हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम विजय सावला है। मैं गांधीधाम से आया हूँ और जीवन विद्या संबंधी में मेरे लिए नया है पूरा, लेकिन ये सुमन भाभी जी और राम भाई, शालिनी जी, इन सब से प्रेरित होके ये अटेंड करने आया। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम विशाल लालका है और मैं गांधीधाम से आया हूँ और व्यवसाय से मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ। और जीवन विद्या का प्रथम शिविर मैंने उत्तरकाशी में सोम भाई का किया था 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, जुड़ नहीं पाए और वापस वो भूल जाते हैं हम, तो मैं वापस रिकनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी। राम बाबू वर्मा, गांधीधाम से। जीवन विद्या से 2 साल जैसा हो गया जीवन विद्या से जुड़े हुए। पहला परिचय श्री नागपुर में हुआ था, उसके बाद जूनागढ़, फिर विसनगर, अहमदाबाद, फिर दीदी के साथ मिलना जुलना रहता ही है, तो काफ़ी अच्छा घर का, परिवार का और थोड़ा अपनी मनोस्थिति अच्छी हुई है। कुछ अच्छा जानने को, सुनने को, सीखने को, समझने को मिलता है। तो धीरे धीरे जीने में प्रयास कर रहे हैं लाने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे 2 लोग हैं। नमस्ते, मेरा नाम गोविंद पाटीदार, भुज से आ रहा हूँ। पहले एक शिविर किया हुआ है और नया जानकारी के लिए यहाँ आया हूँ। मैं निवृत्त बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा, पीछे 2। मेरा नाम नवल भाई भावसर है। मैं वीरावल सोमनाथ से आया हूँ। अभी अभी मेरी बहन ने मेरे को बात की, इसलिए आया हूँ। हम आपको पहले भी मिले हुए हैं। चेतना आंटी के भाई हैं क्या? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मुझे लगा। और हिमांशु शाह करके एक आपका इसमें सभ्य है मेरे ख्याल से। बहुत साल पहले मेरे को इसके बारे में उन्होंने भेजा था। तो हिमांशु शाह, हिमांशु भाई इसमें जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने आपके ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा। बढ़िया। हाँ, हेलो, चेतना मेरा नाम विशाल भरवाड़ है। मैं चेतना बहन के साथ आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यहाँ पे आपके ये शिविर में आने का मौका मिला है। धन्यवाद। बढ़िया। चेतना आंटी भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते, बहुत दिनों से मैं शालिनी बहन को ढूंढ रही थी कि कहाँ गए लोग, कहाँ खो गए। तो आज मिलन हुआ और मुझे फ़ोन आया तो बहुत अच्छा लगा। और मैं भावना बहन, विशाल भाई, नवल भाई सबको लेकर आई हूँ कि देखो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, मिरेकल कर रहे हैं समाज के लिए। बहुत सुंदर काम है आपका और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यहाँ भी ऐसे शिविर करें तो मैं हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भावना बहन। हाँ ना बोलो। हाँ हाँ, नाम तो बताइए भाई। इंट्रोडक्शन। हाँ, મારી સાથે ભાવનાબેન ચેતનભાઈ આવ્યા છે। તો ભાવનાબેન જૂનાગઢ રહે છે અને વિપස්සનામાં એમણે બહુ જ ઊંડા ઉતરેલા છે અને એમને બેબીનો જન્મ પણ વિપස්සના સેન્ટરમાં થયો છે। અરે વાહ। અને બાળામાં એમણે 15 થી 20 વર્ષ સેવા આપી છે અને નિસ્વાર્થ ભાવે એક પણ પૈસો, એક પણ પગાર લીધા વગર એ સેવાભાવથી ખૂબ સેવા કરે છે। અને આજે મોકો મળે, બોલો, જૂનાગઢથી એ અહીંયા આવ્યા અને પછી અહીંયા મેં કહ્યું કે આટલી સરસ શિબિર છે, તમારે આવવું જ પડશે, એટલે મારી સાથે આવ્યા છે।
थैंक यू। बढ़िया। पीछे आपके हेमांग भाई को देना। क्या बोल रहा इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांग शाह, डॉक्टर छोटालाल शाह का सन, और मुंद्रा में आँखों का हमारा हॉस्पिटल है। और सक्रिय रूप से तो जितना भी वाइफ कर रही है तो उसके साथ में मैं रहता हूँ, और जहाँ पर लगे वहाँ पर उनको हेल्प जितने भी लगती है उतनी कर देते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत भी तो पठन वगैरह शुरू है जीवन विद्या के हिसाब से, एक जानने मानने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी आपका यू ऑल्सो स्पीक समथिंग। नमस्ते। बढ़िया। मैं दक्षा पटेल। दक्षा पटेल माधापुर से। पहली बार है मेरा ये शिविर। जनक भाई से कल बात हुई और थोड़ा यूट्यूब पे शालिनी बेन का देखा, और मेरा बच्चा भी यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ता है। ओह। तो ग्रुप में मैसेज आया था, इसलिए फर्स्ट टाइम है। तो थोड़ी सी जिज्ञासा है कि क्या आप कर रहे हो जीवन विद्या में, जानने के लिए। क्या नाम आपका? दक्षा पटेल। दक्षा बहन, यस। ओके, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रीमान जी जनक, आप लेट मी हैंडल इट। तो बोर्न एंड ब्रॉट अप मेरा ईस्ट अफ्रीका है, और वहाँ पर कल्चर ऐसा था कि थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर ही प्रति ज़्यादा झुकाव है। तो उसमें से मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, तो उसकी वजह से मैं हर बार जब भी यहाँ पर आता था हम गांव में जाते थे। बड़े दिया गांव है, वहाँ पर हम रहते थे नानी के घर पे। और मेरा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल के साथ लिंक है। वैसे मैं एक ब्लॉग लिखता था, और हम ब्लॉग मतलब वो लिखने का वो कंप्यूटर में होता है। और वैसे भी शालिनी हमारा वाइफ जो है वो भी एक ब्लॉग ऐसे ही लिखती थी, और हमारा दोनों ब्लॉग मैच हो गया। तो केन्या में से हम लोग मिले, एंड शी वॉज वर्किंग इन बेंगलोर एट दैट टाइम। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ये इंडिया में ही सही रहना है। हम लोग गए थे अफ्रीका वापस, और हम लोगों ने प्रयत्न भी किया वहाँ पर सेटल होने का, बट हमको यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण अनुकूल था। प्लस उसके ब्रदर सिस्टर्स भी यहाँ पर स्टडीज़ कर रहे थे तब, तो उसकी अनुकूलता, मेरी अनुकूलता के हिसाब से हम लोगों ने सेटअप किया यहाँ पर। फिर हमारा खेत भी था दादा का, तो उसको संभाला, उसमें सजीव खेती करने लगे। काफ़ी सारा हारमोनी फार्म्स करके, सुख पर रोहा करके आप फेसबुक में जाओगे तो उसमें भी काफ़ी सारा दिखेगा आपको, वीडियोस है, ऑडियोज़, सब कुछ, पिक्चर्स भी है। उसके बाद हम डेवलप करते करते जीवन विद्या की बात हमारे हाथ लगी, और उसमें हम लोग एक फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोगों ने समझने की कोशिश की। फिर सेकंड हम लोगों ने परिचय शिविर लिया। पहले शिविर यहाँ पर रवि तामगाड़े ने हमको दिया था। उसके बाद हम लोग सोम भैया ऐसे करके पाठक जी को मिले, ऐसे करके बहुत सारे लोग हमारे रास्ते में सहयोग करते गए। और आज ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए कि हम लोग ऐसे इवेंट्स जहाँ पर जीवन, जहाँ पर व्यवस्था, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बीच में आई। हम लोग स्टडीज़ भी करते थे, और हम लोग टीचर्स भी रहे काफ़ी साल तक। हमारा खुद का इंस्टीट्यूट भी था, मेंटर प्लस भुज, वो भी काफ़ी सारा मुकाम को पार कर गया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऐसे ट्यूशन जो क्लासेस थे, जो 3 या 4 महीने में ही पूरा सिलेबस साल का ख़त्म कर देते थे। और बच्चे टॉपर्स थे, हमारे जितने भी बच्चे आते थे वो सब टॉपर्स होते थे। जीवन की ज़रूरियत है वो क्या है, एजुकेशन क्यों, तो क्यों के ऊपर हम काम करते थे। और आज भी जीना क्यों है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली। बाकी शालिनी थोड़ा सा ज़्यादा बताएगी। चलिए, बढ़िया। सभी को पुनः एक बार नमस्ते, धन्यवाद। आपने बढ़िया परिचय दिया, लगभग बातें ध्यान में आई, सब कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। और आज की बात को शुरू करने से पहले श्री ए नागराज जी, जो इस दर्शन के, इस वाद के प्रणेता हैं, जिन्हें हम, चूँकि हम हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, है ना। अच्छा, आई हैव टू डू दिस।
ओके, आई रियली गॉट इट, है ना। तो उन्हें हम, जैसे कोई बड़े होते हैं ना, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनको हम संबोधन देते हैं बाबा जी, है ना। तो हम सभी उन्हें बाबा जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी या श्री ए नागराज जी का शरीर 2016 में शांत हुआ और उस समय वो 96 ईयर्स के थे, ठीक है। उन्हें ये ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ, इसकी कहानी हम सबसे आखिरी दिन में आपको सुनाएंगे, है ना। और हमारे पास एक मूवी है, उसको दिखाएंगे भी, है ना, आप उसको देख सकते हैं। मुझे लगता है मैं भी थोड़ा अपना परिचय दे दूं, फिर शुरू करें, है ना। तो मेरा नाम शालिनी है, मैं मूलतः कानपुर से हूँ और बीटेक कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ाई करी। मैं पढ़ने में अच्छी रही, बचपन से ही अच्छी रही। मुझे पढ़ने में कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको मज़ा आती है। मैं हर रोज़ अपना बैग लेके स्कूल जाती थी, मुझे लगता था आज कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा, खुशी खुशी। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको केवल एक खुशी है कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, पढ़ के वापस आना है, अपना सारा काम ठीक से करना है। तो जैसा ऐसा कोई बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चा है ये। तो मैं एक अच्छा बच्चा थी पढ़ाई के मामले में, मन लगा के पढ़ती थी, खुशी खुशी रोज़ आती थी, अकेले अपने आप से कई बारी बातें भी करती रहती थी। और मेरा ये अकेले अपने आप से बातें करने का क्रम, है ना, वो चलते रहा। और स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छा होगा। तो 2005 में जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया, तो अब ये था कि क्या बनाया जाए बच्चे को, है ना। तो सारे अच्छे बच्चे जो थे वो तीन चीज़ें होती थी कि भाई एक तो पहले मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे, दूसरा इंजीनियर बनेंगे। जो सबसे अच्छा है वो या तो इंजीनियर बनेगा या तो वो डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टरी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें तो मेढक को काटने से शुरुआत करते हैं ना। तो मुझे लगा ये काटना पीटना हमसे नहीं होगा। मुझे ये लग गया था हमसे हिंसा तो नहीं होगी किसी भी प्रकार से हो, भले किसी को बचाने के लिए हो, लेकिन हम ये काट नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा डॉक्टर छोड़ो, इंजीनियर बन जाओ। तो इंजीनियर बन गए, बढ़िया अच्छी रैंक आ गई और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया और हमने इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग करने के बाद 24 जुलाई 2009 वो दिन जब हम अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट हमको मिलता है हमारे कॉलेज से। मैं अपनी लाइब्रेरी में खड़ी थी और मैंने अपने आप से, जैसे मैंने कहा, मुझे अपने आप से बातें करने की आदत थी। मतलब अंदर में क्या हुआ, क्या घटा, ये मेरा एक स्वभाव था, बचपन से ही स्वभाव था। और ये मेरा नहीं, मुझे लगता है ये हर एक का स्वभाव होता है। कहीं ना कहीं हम इंट्रोस्पेक्शन करते ही हैं। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि क्या मेरी पढ़ाई पूरी हुई, और मेरे अंदर से आवाज़ आई पूरी नहीं हुई। मैं जो कुछ सीखना समझना चाहती थी वो पूरा नहीं हुआ, मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आई। और अब क्या करें, अब तो अपनी जॉब भी लग गई, अभी तो अपने को बैंगलोर जाना है, क्योंकि सपने तो दिखाई देता है ना कॉलेज आपको। तो जॉब लग गई थी, बैंगलोर जाना था, पैसे कमाने थे और सब कुछ बड़ा बड़ा ज़िंदगी में जो अचीव करना था वो हमको अचीव करना था। तो हम निकले अपने घर से। लेकिन उस लाइब्रेरी में मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, मैं अपनी एजुकेशन को बंद नहीं करूँगी। ये मेरा अपने आप से एक प्रॉमिस था। और इस क्रम में ही मैंने जो ब्लॉग लिखते थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल एक इंक्लिनेशन की तरफ चले गए धीरे धीरे अपने आप। और जैसा कि हमारे श्रीमान जी ने बताया कि संयोग ऐसा हुआ कि हमारे कुछ मित्र थे जो कॉमन फ्रेंड्स थे, उनको ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बढ़िया रहेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने जनों को कहा कि भाई ये लड़की देखो कैसी है। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको ठीक लग गए। तो ऐसे करके हमारी मुलाकात और उसके बाद सीधा विवाह। इतनी कुल हमारी मिलन की यात्रा। और उसके बाद अब करें क्या, दोनों साथ में आके भी क्या करें, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक प्रकार का है ना। तो हम लोगों ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कंटिन्यू किया। 2010 में हमारी शादी हुई और 2011 में हम यहाँ शिफ्ट हो गए। 2012 में जहाँ भुज में हमारा मकान है वहाँ हमने मकान लिया। और हमें लगा दो ही करने लायक काम है, शिक्षा और उत्पादन। इसके अलावा कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमानवीयता का पोषण कर रहे हैं। ये हमको 2010-11 में समझ में आ गया था। और फिर हम चल निकले उस तरफ, है ना। मैं कॉलेज है यहाँ पे, संस्कार कॉलेज भुज में, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह मैंने 2 साल पढ़ाया। फिर लगा कि भाई यहाँ पर तो एजुकेशन जो है ना उसका स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। यहाँ पर मतलब जो बालक है उसको मूलभूत चीज़ें जो है ना, जोड़ना घटाना जैसी चीज़ें भी नहीं आ रही। और मैं BCA BBA के बच्चों को हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं चलेगा। और इसके कारण फिर हमने मेंटर प्लस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। साथ में हमारे श्रीमान जी ने ऑर्गेनिक खेती का कार्यक्रम शुरू किया।
साथ में हमारी यात्रा चली रही है तो काफ़ी सारे गुरुओं से भी एक एक करके क्रमशः मिलना हुआ। कुछ 2-3 गुरुओं के नाम लेती हूँ। जैसे ओशो को पढ़ने का हमको काफ़ी रहा, हमने ओशो को काफ़ी पढ़ा, मतलब इतना कि हम सुबह से 6 बजे शुरू करते थे और रात को 12 बजे तक उन्हीं को सुनते रहते थे। हम कुछ भी काम करते थे ना तो एक स्वभाव था किसी चीज़ में डूब के करना है ना, आर पार। वो चलती रही यात्रा और संयोग से यहाँ पर एक ओशो ध्यान आश्रम है, स्वामी धर्म अद्वय जी, वो मनोज सोलंकी भाई जी के मित्र हैं। उन्होंने हमको कहा कि हमने अपने वाड़ी के आम उनको चखाए, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया है और आप जो है ऑर्गेनिक खेती थोड़ा सीख के भी कर सकते हो, आप ऐसे ही मत करो। तो हम यहाँ चले आए तो 3 दिन की शिविर हमने करी, हमने बहुत कुछ सीखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और संयोग ये कि मनोज भाई का जो बेटा था उस समय हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था। ये बात मुझे थोड़ा बाद में पता चली, हालांकि इस कॉलेज में मैं प्रोफेसर थी। फिर उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी है ना, उसके बाद यात्रा विपश्यना की तरफ मुड़ी, क्योंकि ध्यान का एक गहरा अभ्यास मैंने लंबे समय तक ध्यान का गहरा अभ्यास किया, मतलब 2022 तक उस अभ्यास को मैंने बनाए रखा। विपश्यना का जो पहला मेरा शिविर हुआ और उस शिविर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ ऐसा घटा और मुझे लगा कि मुझे एक बहुत तीव्र जिज्ञासा है ना, कि मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतना मुझे उस शिविर के बाद कुछ अंदर से ही ऐसी एक एक्सपीरियंस रहा और मेरा मन उचट सा गया। अब मन उचट गया, हमारे श्रीमान जी जब हमको वापस शिविर से लेने गए तो बोले कि हमें तो लग रहा था कि आप ज्ञानी हो के बाहर निकलोगे, है ना, आप तो जिज्ञासु हो के और बिल्कुल ही संसार से एकदम मुक्त हो के निकले बाहर, ये कैसे चलेगा, अभी संसार कैसे निभेगा तुम्हारे बीच। तो हम लोग गए अहमदाबाद। ये हुआ चलो अहमदाबाद थोड़ा घूमेंगे, वहाँ हमारा कोई रहता नहीं था, हम ऐसे ही अहमदाबाद घूमने चले गए कि भैया कहीं थोड़ा मॉल घूमेंगे, थोड़ा यहाँ तब उतना ज़्यादा नहीं था ये सारी सुविधाएँ, तो वहाँ कुछ मन ही ना लगे। हम एक दिन वहाँ पर रुके, स्वामीनारायण का विश्रांति भवन था, वहाँ पर हम रुके और मन तो अंदर से छटपटा रहा था कि भाई कुछ चीज़ है जो पकड़ में आ नहीं रही है और ज़िंदगी ऐसे निभेगी नहीं। अच्छा आपको और बताऊँ, मेरे जीवन में कोई अदरवाइज़ कोई दुख नहीं है। मेरे जीवन में जिसको अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी सुखी जीवन है, एक सामान्य जीवन के आधार पर। रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, गाड़ी की चिंता नहीं है ना, और छूट गया कुछ तो वो भी चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है ना। हमारे ससुराल से हमको कोई पीड़ा नहीं दी जाती, हमारे मायके से हमको कोई यातना नहीं है, सुखी जीवन। हमारे श्रीमान जी भी बढ़िया। अब अंदर की ये जो पीड़ा है ना, तो लगे क्या करें। तो 11 बजे रात में इसी जगह से एक मैसेज आया हमको, जीवन विद्या परिचय शिविर, और मन में था कि मेरे को कुछ जानना अधूरा रह गया है। और मैंने जनक से कहा, जनक आप मुझे लेके चलो वहाँ तक। और हम रातों रात वहाँ से निकले और सुबह 8 बजे हम यहाँ घर आए। घर पे हमने नहाया धोया और नहा धो के हम सीधा यहाँ पर शिविर में। और मैं वो 2005 जैसे कि नीलम बहन ने आपको यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर कई सारे शिविर हुए, बहुत सारे, 1000 लोगों तक ये बात पहुँची। आखिरी जो शिविर था, जो पूरा एक शिविर चला आखिरी, उस शिविर में मैं एक ऐसी शिविरार्थी थी जो आखिरी तक बैठी रही कॉपी पेन लिए। मैं ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, मैं 1 दिन आ पाऊँगा, 2 दिन आ पाऊँगा, ऐसे करके किसी ने पूरी बात को शायद सुना नहीं। अब हमने डेटा निकाला तो पता चला 6 ही लोगों ने केवल इस बात को आज तक पूरा सुना है। ये एक अजीब सा संयोग है। और मैं अपना कॉपी पेन लिए उसी जगह जहाँ पे इस समय विरम काका बैठे, मैं वहीं पे बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगे मैं आगे कोई और लोग आएंगे तो मैं वहीं बैठती थी। विरम काका दूसरे प्रभु, वो जगह बहुत बढ़िया है इसका मतलब। तो मैं वहाँ पर बैठी अकेले, और आखिरी दिन वहाँ पर भी क्या हुआ कि कोई और आए ही नहीं लोग, है ना। उन लोगों को, सभी लोगों को ये लगने लगा ये बहुत हैवी बात है, हम समझ नहीं पाएंगे, हमको घर के बहुत काम है। मेरे भी काम तो थे ही, हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर बैठ जाते थे आके। हमारे श्रीमान जी की जॉब थी तो वो अपना जॉब ख़त्म करते थे, उसके बाद 2 बजे यहाँ पर आ जाते थे। तो हम इस बात को पूरा सुनते रहे और 5वें दिन हमको एक ऐसा चीज़ घट गया जिसके बारे में आप सभी ने नाम लिया। आपने कहा कि आज हम एक चीज़ के साथ आए हैं, वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब जानते हैं? जब सामान्य हिंदी में मैं इसको मतलब जब तक जानती रही तब तक इसका मतलब होता था जानने की इच्छा, समझने की इच्छा। लेकिन अब जब हम मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अर्थ में हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है, जिज्ञासा का मतलब ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा।
ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा। सुखी का मतलब है एक भीतर से जो तृप्ति है ना, उसको हम कह रहे हैं जिज्ञासा। ठीक है, तो ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा मुझे लगता है मेरे भीतर जाग गई। और जिस तरीके से जो हमारे प्रबोधक भाई थे उस समय, रवि भाई, उन्होंने सारी बात को रखा और मुझे लगा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या समझा रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि इसको आर पार जाना है, क्योंकि मेरा स्वभाव था वैसा, इसको आर पार करना है। तो हम लग पड़े और धीरे धीरे उसको हम सुनते रहे। इसके साथ मैंने और भी बहुत कुछ फिर करते रहे। मैंने मनोविज्ञान को पढ़ा। मैं 2-3 साल तक काउंसलर रही। मैंने योगा मेडिटेशन को सीखा बैंगलोर जाके, मैं उसकी भी टीचर रही, मेडिटेशन मास्टर रही, है ना। ऐसे मैं और भी बहुत सारी विविधताएं जोड़ती चली गई। लेकिन जब आदर्शवाद को बहुत गहराई से पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये कोई बहुत अलग बात है। ये मुझे समीक्षा हुई 2023 में। 2023 में जब ये समीक्षा हो गई तो मुझे समझ में आ गया कि ये करने लायक काम है और यही एकमात्र करने लायक काम है। तो समझना सीखना चालू रहा। और 2020 से तो मैं थोड़ा बहुत परिचय शिविर का भी ओरिएंटेशन कर रही थी, लेकिन मुझे पूरी बात जो है ना वो इस दिन पकड़ में आई 2023 में। उसके बाद जैसे नीलम बहन ने बताया कि है ना जन संवाद कार्यक्रम, और संयोग ये जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी, जिन्होंने डॉक्टर छोटालाल शाह जी और उसके बाद उनके पुत्रवधू और उसके बाद हम एक क्रम से जुड़े। और अभी जन संवाद जो समूह जो चल रहा है, जिसमें मानवीय संविधान पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसको अध्ययन कराने वाले भी डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी हैं। तो ये एक साइकिल जिसको कहते हैं ना कंप्लीट हुआ। और इस बीच में आप सभी से कुछ लोगों को मैं जानती हूँ पहले से, है ना कहीं जुड़ना मिलना ये सब चलता रहा। ठीक है, तो मेरी इतनी सी यात्रा 2023 के बाद हम इसको कहते हैं ना जी जान से इसमें लग गए। और मुझे 2024 का अंत होते होते ऐसा लगा कि ये बात पूरी मानव जाति तक पहुंचनी चाहिए। और इसकी भी एक पीड़ा मेरे अंदर बन गई। इस पीड़ा का मतलब दुख नहीं है, इस पीड़ा का मतलब एक तीव्र इच्छा बन गई मेरे अंदर कि ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। और वो इतनी सघन होती चली गई धीरे धीरे कि मुझे लगता है कि अस्तित्व में ना एक नियम है कि यदि आपके भीतर कोई तीव्र इच्छा जाग उठती है ना, तो वो फुलफिल होने का नियम है, वो पूरी होने का नियम है। तो मुझे लगता है आज ये जो शिविर हो रहा है उसी की तृप्ति का पहला पड़ाव है, उसी के पूरे होने का पहला पड़ाव। बढ़िया, धन्यवाद। और हम अभी अपनी बात को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करती हूँ कि इस शिविर को सुनने की अर्हता क्या है। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है, कौन सुन पाएगा इस शिविर को, क्या सभी लोग सुन पाएंगे। तो देखिए, एक छोटी सी आपको बात कहती हूँ। मूलतः बस इतनी सी ही हमारी एक योग्यता होनी चाहिए। अस्तित्व सहज विधि से, अस्तित्व सहज का मतलब है बाई डिफ़ॉल्ट, नेचर में बाई डिफ़ॉल्ट कैसा है उसको यदि देखें तो जो एक छोटा सा बालक होता है ना 2.5-3 साल का, जब भाषा पूरी बोलना सीख जाता है और हर चीज़ मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये पूछना शुरू करता है, तो जो बच्चा है ना बाई डिफ़ॉल्ट उसमें 3 गुण होते हैं, है ना। अभी इसको मैं बालक बना देती हूँ। ठीक, ये जो बालक है, हालांकि बालक बैठा हुआ नहीं होता है, बालक तो हमेशा घूमता फिरता बालक, बैठा हुआ बालक कौन सा होता है ना, तो खड़ा हुआ बालक ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो बालक है, उसमें 3 हमको बातें दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक बालक जन्म से ही बाय डिफ़ॉल्ट न्याय का याचक, सत्यवक्ता और सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। आप में से सभी कभी खुद बच्चे रहे हैं और आपने सभी बच्चों को देखा है। क्या इस बात से आपकी सहमति है? यदि सहमति है तो प्लीज़ हैंड रेज करें। प्रत्येक बालक जन्म से ही न्याय का याचक है ना, उसको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, उसको पता लगता है कुछ तो है हमारे अंदर जो हमको बताता है कि ये ठीक नहीं है, कुछ तो है ना भावना बहन, है कि नहीं है?
हैं। 2 भावना बहन है ना आज अपने पास, आगे पीछे ही बैठे हैं। दक्षा बहन ठीक बोल रही हूँ मैं? कुछ तो है हमारे अंदर। तो ये जो कुछ है ना, कुछ भी हो जाए ये मरता नहीं है। ये जो कुछ हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, ये हमारा जीपीएस है। एक्चुअली एक जीपीएस है जो हर मानव के अंदर है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आपकी यथास्थिति को बताने वाला एक आपकी जो अंतरात्मा कहिए, आपका मन कहिए, कुछ तो है जो आपको बता देता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर हम भले कितनी सारी मान्यताओं का चादर डालें, पर अंदर से वो बताता रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो जो बालक है वो जन्म से ही न्याय का याचक, सत्यवक्ता और सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। जो बालक है ना, उसमें अपना पराया नहीं होता। अस्तित्व सहज विधि से, अस्तित्व सहज मतलब एक बालक का बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन, मतलब नेचर में, प्रकृति में बालक कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। 90% बच्चे आज भी स्वस्थ जन्मते हैं, तो स्वास्थ्य प्रकृति का डिज़ाइन है। स्वास्थ्य प्रकृति का डिज़ाइन है। आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि 1/4 गर्भ खंडित हो जाते हैं, 1/4, क्योंकि प्रकृति में अस्वस्थ बालक जन्मे, इसका डिज़ाइन ही नहीं है। तो स्वास्थ्य प्रकृति का डिज़ाइन है। इसी प्रकार से जो न्याय की याचना, सत्यवक्ता, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, कोई भी बालक, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं या है ना, आत्मा शरीर अगले शरीर को धारण करती है, बड़े इंटरेस्ट की बात है, इस जगह ध्यान दीजिए। कैसा भी कोई भी आए, उसके पूर्व कर्म से लेना देना नहीं है इस बात का। हर बालक में आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम इस पूरे शिविर में जो बातें करेंगे, ये भी एक बहुत मज़ेदार बात है कि सारी बातें ऐसी करेंगे जो सार्वभौमिक सत्य हैं। सार्वभौमिक सत्य का मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पूरी धरती में किसी भी मानव संतान के बारे में ये बात सही है कि प्रत्येक बालक जन्म से ही न्याय का याचक, अगर छोटा बड़ा जरा सा भी किया ना 2 भाई बहनों में, तो बताता है मम्मा मेरे को बराबर नहीं मिला, मेरे को बराबर चाहिए, है ना। और बराबरी न्याय नहीं है, ये दूसरी बात है, वो भी बालक को पता होता है। कई बारी खुद से ही दे देता है ना। बड़े भाई बहनों में अक्सर हम देख पाते हैं कि कई बारी बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को दे के भी तृप्त हो जाते हैं। छोटे भाई बहन भी ऐसा करते हैं। मेरे भाई बहनों ने तो ऐसा किया है, छोटे भाई बहन भी, वो अपनी चीज़ें मुझे दे करके तृप्त हो जाते थे, खुश हो जाती थी। मेरी छोटी बहन तो विशेष रूप से, अगर मैं उसके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसका अगर स्केल पेंसिल यूज़ कर लूँ तो वो ये देख के खुश हो जाती थी कि दीदी ने मेरा यूज़ किया, दीदी ने मेरा सामान का इस्तेमाल किया, वाह वाह है ना। तो ये भी एक बहुत सुंदर बात देखने को मिलती है। न्याय का मतलब बराबरी नहीं है। न्याय का मतलब मुझे मिल जाए ये भी नहीं है। मतलब हम दे के भी सुखी हो जाते हैं, हमको कुछ ना मिले तब भी हम सुखी हो जाते हैं। न्याय कुछ और एक वस्तु है जो हमको अंदर से भासती है, सबको भासती है, एक अंदर से हल्की सी आवाज़ हमको आती रहती है। तो प्रत्येक बालक न्याय का याचक, सत्यवक्ता, जो चीज़ जैसी देखता है वैसी बोलता है, वो उसमें मिलावट नहीं करता। बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट झूठ नहीं बोलता है ना, बोलता है, हमको उसको सिखाना पड़ता है। कहते हैं अगर वो सब कुछ सच सच बोले तो कहते हैं गधा है बच्चा, वो समझता नहीं है ना। बच्चा बहुत ही नासमझ है। एक्चुअली हमने समझदारी और होशियारी 2 चीज़ों को बड़ा अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ है। होशियारी जो है ना, उसको हम समझदारी मानते हैं, होता है ना ऐसा, होशियार नहीं है हमारा बच्चा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक बालक, झूठ बोलना उसको नहीं आता। तीसरी चीज़, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है। हर बालक गलती करता है और सही करने के प्रति उसका एक इच्छा होती है। आप छोटे बच्चे को देखिए, कभी भी वो आपसे तर्क वितर्क करता हुआ, लड़ता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आप 3 साल के बालक को देखिए कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, वो ऐसे करने का पूरा प्रयास करता है, अपनी जान लगा के वो सही करना चाहता है। कार्य मतलब कोई भी वस्तुओं के साथ कर रहा है उसको हम कार्य कह रहे हैं यहाँ पर, और व्यवहार मतलब किसी व्यक्ति के साथ जब हम कर रहे हैं उसको व्यवहार कह रहे हैं। बेटा इनको आप नाम से नहीं बुलाओ, आप इनको काका बोलो, इनको मासी बोलो, इनको अंकल बोलो, कुछ आप जो भी उसको बताते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सुधार कर लेता है। ये बहुत अद्भुत है अपने आप में।
तो ये जो बालक है न्याय का याचक, सत्यवक्ता, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है और अपने पराये की मानसिकता इसमें नहीं है। वो नहीं जानता कौन कौन है। सबसे पहले प्रकृति सहज विधि से बालक जो है ना माँ को पहचान जाता है। जहाँ से पोषण मिलता है वो माँ को पहचान जाता है। ऐसा कहावत है मेरे ख्याल से, महीने भर में वो माँ को पहचान जाता है। ठीक है कि 5 महीने में, उसी वक्त से ऐसा कहते हैं यूजुअली। लेकिन मैंने जो पारंपरिक बात सुनी, ऐसा सुना है कि 1 महीने में जो बच्चा है ना माँ को बिल्कुल ये सटीक मेरी माँ है ऐसा पहचान जाता है। 5 महीने में वो अपने पिता को पहचान जाता है, मतलब उसका लगाव हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। पहचानता तो निश्चित रूप से तुरंत है ना। और उसके बाद कुछ समय बाद जो है वो अपने बुआ, चाचा, 8-9 महीने का जैसे ही होना शुरू होता है परिवार के सभी सदस्यों को जान जाता है। और आप देखोगे साल भर का बच्चा चलना शुरू हुआ तो पड़ोसियों को पहचान जाता है। पड़ोसियों में भी संबंध को ढूंढ लेता है, ये आंटी हैं, ये हैं। हमारे घर के सामने एक बच्ची रहती है राशि, वो हमारे घर आती है, पूरे हक से कहती है आपने हमारे लिए आम रखा। हमको जो भी हम फल रखते हैं, खाते हैं, उसको हमको एक रोज़ के लिए रखना पड़ता है मतलब उसको पता है कि यहाँ पे हमको मिलेगा। आती है, फ्रिज खोलती है, कहती है मेरा ही रखा है ना, कहती हूँ आपका ही रखा है ना। तो उसका हक है, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो अपना पराया से मुक्त बालक को यदि हम देखें तो बालक जो है ना जिज्ञासा के साथ स्वभाव गति में रहता है। स्वभाव गति मतलब अपने में मस्त, अपने में खुश, अंदर कोई गुणा भाग नहीं चल रहा है। आजकल के बच्चे करते हैं, यदि आपको खड़े देखेंगे तो 2.5-3 साल के बच्चे, ये बच्चे में कहाँ से आया? क्या 3 साल का बच्चा आज भी ये कर रहा है? कोई बालक नहीं कर रहा है। वातावरण को हम इतना ख़राब कर दें और उसके बाद फिर ब्लेम बच्चों पे डालें, मुझे लगता है थोड़ी जाती है ना। आज हम इस सभा में आप सभी जिज्ञासु की तरह बैठे हुए हैं और इस बात पर बहुत गहराई से विचार करने की एक आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या चाहते हैं और जो हम चाहते हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, इतनी बात कोई कठिन तो नहीं लग रही किसी को? कोई बात अच्छी लग रही है? जब आपको अच्छी लगे तो ताली बजाइए। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो बालक जो है ना, बालक में स्वभाव गति है, उसको पता है मैं ज्ञान पूर्वक, देखो बच्चे के घर में यदि खाना उपलब्ध हो ना तो खाना उसको पीट के खिलाना पड़ता है ना। पिटाई लगा के, डरा के, धमका के, कितने तरीके से भोजन खिलाया जाता है बच्चे को। लेकिन प्रश्न पूछने के लिए उसको कोई टॉनिक नहीं देना पड़ता है। बच्चा प्रश्न पूछेगा ही, यहाँ भी पूछेगा, अमेरिका वाला भी पूछेगा, अफ्रीका वाला भी पूछेगा, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं हर एक जगह का बच्चा, किसी भी रंग का हो, नस्ल का हो, मत का हो, पंथ का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, भाषा का हो, लिंग का हो, लड़की हो कि लड़का हो, बालक प्रश्न पूछेगा। ये बालक की मौलिकता है। अब ये जो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर इस जगह पर कार्य मतलब प्रकृति के साथ क्या करना है और व्यवहार का मतलब है मानव के साथ क्या करना है। जो हमको लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनके साथ हमें क्या करना है, ये बताने वाला कौन है? यहाँ पे ये बालक है। प्रकृति के साथ क्या करना है, मानव के साथ क्या करना है, ये बताने वाले हैं हमारे, इनको हम कहते हैं अभिभावक। अभिभावक, या इसी को हम पूरे कार्यक्रम को अगर एक नाम दे दें तो इसको हम कह सकते हैं शिक्षा। ये जो शिक्षा का कार्यक्रम है, बच्चे को ही नहीं पता क्या करना है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये नहीं पता उसको, लेकिन अंदर से फीलिंग रहता है, पूछता रहता है, पूरा जिज्ञासु है, कुतर्क नहीं करता। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी एजुकेशन शुरू होती है। और ये अभिभावक कौन कौन होते हैं? देखिए, अपने माता पिता,
अब माता पिता जो संबंध है ना, इसमें माता है वो भी माता, चाची है वो भी माता, दादी है वो भी माता, इस तरीके से हम देखें तो जितने भी हमारे अभिभावक स्वरूप है वो सब माता, मतलब पोषण करने वाला जो है वो सभी माता पिता रूप में है। पोषण करने वाले, संरक्षण करने वाले, तो माता पिता रहते हैं। माता पिता की तरह ही हमारे पड़ोसी रहते हैं, हमारे पड़ोसी रहते हैं, है ना। बच्चे पड़ोस से भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि पड़ोस को तो अपना मान के शुरू करते हैं। फिर हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे विद्यालयों में भी बहुत कुछ सीखते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं या हम भी, है ना, हमारी जनरेशन ने मीडिया से बहुत कुछ सीखा है। हमने तो भाई महाभारत, रामायण, है ना, रामायण तो मैं छोटी थी उस समय, नहीं देखा है मैंने, महाभारत ज़रूर देखी है। महाभारत, फिर तरह तरह के अजीबोगरीब गाने, है ना, उसका पिक्चराइजेशन, और हम इस तरीके से देखते देखते बड़े हुए। तो हमारे ऊपर तो भाई मीडिया का एक प्रभाव है ना, तो हमारे ऊपर मीडिया का एक प्रभाव है। ये सभी मिल करके, इसके साथ हमारे ऊपर मार्केट का या बाज़ार का भी एक प्रभाव है ना। बाज़ार में क्या चीज़ बिक रही है उसको ख़रीदना है, भोगना है, ये सब जो है हमको बताता है मीडिया। बताता है कि नहीं बताता है ना। ये वाला परफ्यूम लगाओ तो सुख मिल जाएगा, ये वाला चिप्स खाओ तो खुश हो जाओगे, ये सब हमको मीडिया बताते रहता है। तो जो हमको बताते रहता है उसको बच्चा जो है, ये बच्चा जो है यहाँ इसको मानते रहता है। बालक को चाहिए था, बालक में थी न्याय की याचना, अपने पराये से मुक्त बालक था, सत्य वक्ता था, जैसा देखता था, जैसा समझता था वैसा बोलता था, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक था, बिना कोई कुतर्क किए इस पूरे अस्तित्व को समझना चाहता था, इसके लिए हर सारे प्रश्न पूछता था, और हमने उसको कुछ शिक्षा दिया। शिक्षा देने वाले हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक को हम चाहे माता पिता कहें, पड़ोसी कहें, विद्यालय कहें, मीडिया कहें, बाजार है, अल्टीमेटली यहाँ पर तो क्या है, हम लोग ही हैं ना, लोग ही हैं ना, कोई मशीनें थोड़ी कोई काम कर रही, अल्टीमेटली लोग हैं। इस लोगों को हम क्या कहें, हमारा वातावरण, वातावरण। तो वातावरण और शिक्षा के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है, जहाँ वो पहुँचा है उसका अध्ययन कर रहा है, वातावरण अध्ययन। और उसमें धीरे धीरे ये जो चीज़ें, उसमें जो जिज्ञासा थी उससे क्या बन रहा है, उसके अंदर एक संस्कार बन रहा है। वातावरण अध्ययन, उससे क्या हो रहा है, संस्कार मतलब समझ, संस्कार, वातावरण अध्ययन और संस्कार, तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और धीरे धीरे जो 2.5 साल का बालक था, न्याय का याचक, अपने पराये की मानसिकता से मुक्त, सत्यवक्ता के रूप में जैसा देखता है समझता है वैसा ही बोलने वाला, उसमें कुछ मिलावट नहीं करने वाला, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, जिज्ञासा से सुख की अपेक्षा करने वाला बालक, जब इसके माध्यम से गया तो हम क्या आउटकम देखते हैं। तो अगर हम इसको एज एन आउटकम देखें, इससे हमें क्या उपलब्धि हुई, क्या उपलब्धि हुई, है ना। तो आज ये जो उपलब्धि है उसको हम क्या कहेंगे, यथास्थिति। आज के बच्चे कैसे हैं, आज के अभिभावक कैसे हैं, ये अरे आज जो कल के बच्चे थे आज के अभिभावक हैं, जो आज के अभिभावक हैं कल के वही दादी दादा हैं, कल आज के जो बच्चे हैं कल के अभिभावक हैं, यही तो क्रम चल रहा है। तो जब हम यथास्थिति को देखते हैं तो यथास्थिति को देखने में क्या दिखाई पड़ता है कि जो हमारी मिट्टी है, धातुएं हैं, पत्थर हैं, हवाएं हैं, पानी है, ये सब क्या है, प्रदूषित, इनकी स्थिति ये दिखाई पड़ रही है। पेड़ पौधों की यदि स्थिति को देखें तो पेड़ पौधों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घटता चला जा रहा है, जंगल कटते चले जा रहे हैं, पक्षियों के लिए रहने की जगह नहीं है, जानवरों के लिए रहने की जगह नहीं है। 80% रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव जानवर थे वो विलुप्त हो चुके हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ,
आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 6 मिलियन से अधिक प्रजातियां नष्ट होती हैं जब हम एक जंगल एरिया को उड़ाते हैं। मतलब प्रजातियां नष्ट होती हैं, पौधों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रजातियां नष्ट होती हैं जब हम किसी एक एरिया के जंगल को काटते हैं। पेड़ पौधों की हालत ये, जीव जानवरों की हालत मैंने आपसे कही, और फिर मानव को यदि हम देखेंगे तो मानव के कुछ हम देखते हैं, मानव कुछ एक रूप में संगठित है। मानव में यदि हम व्यक्ति की हालत देखें तो व्यक्ति जानते हैं कैसा है, उसकी हालत ऐसी है, आप मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के कहना है। आज है ना, किसी से हमें पर्दा नहीं करना है, नहीं तो हमारे ये जो जिज्ञासा यदि ख़त्म हो गई ना तो फिर ये बात पहुँचेगी नहीं। दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा कि हमारे जो संबंधों में टूटन है सर्वाधिक पीड़ा का कारण है। नमक रोटी खा लेंगे वो चलता है, लेकिन जो संबंधों में टूटन है ना, ये किसी से बात कही जाती है ना, और उसको दिल में भी रखा नहीं जाता। तो जो संबंधों में टूटन है उसके कारण से आदमी में अवसाद और निराशा आ गई है। जो प्रकृति की स्थिति है उसके कारण से आदमी अवसादग्रस्त, निराशाग्रस्त हो गया है। तो अवसाद और निराशा, व्यक्ति जो है अवसादग्रस्त। परिवारों की हालत यदि हम देखें, क्योंकि व्यक्ति अकेला तो आता नहीं है, हर मानव संतान 2 लोगों के संयोग से ही पैदा होती है, बिना परिवार का मानव नहीं है। कम से कम 2 लोग चाहिए धरती पर इस एक मानव संतान को उतारने के लिए। हर बालक परिवार के माध्यम से ही है, अकेले का कार्यक्रम नहीं है कि अकेले पैदा हो गए, अकेले मर गए। नहीं भाई, आप अकेले नहीं पैदा हुए, 2 लोगों के संयोग से। और ये जो 2 लोग हैं पुनः 4 लोगों के संयोग से, ये जो 4 हैं पुनः 16 लोगों के संयोग से, या 8 लोगों के संयोग से। ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, 16 हो गए ना, देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे ना, तो एक किसी ने कैलकुलेशन करके बताया था कि कम से कम 1024 लोग लगे होंगे हमें आज यहाँ पर इस शरीर को प्राप्त करने में। शरीर आया ना हमारा, जो उससे पहले पीढ़ियाँ जो लगी हैं, जो सरवाइव की हैं, जो मर गए उनकी पीढ़ी तो हम हैं नहीं, जो सरवाइव करके माता पिता बने हम उनकी पीढ़ी हैं। तो व्यक्ति की स्थिति ऐसी, और परिवार अगली व्यवस्था की इकाई है। तो परिवार की यदि हम स्थिति देखते हैं, देखिए ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों ने कितने दिनों से इन मार्कर्स का यूज़ नहीं किया है। हाँ, यस। तो परिवार जो है, परिवार में ना चाहते हुए भी कलह और क्लेश, छोटी छोटी बातें। और बातें, मुझे पता है आज यहाँ बैठे लोगों के पास खाने की दिक्कत नहीं है, कपड़े की दिक्कत नहीं है, मकान की भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी की भी दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातें जहाँ पर मन संकुचित हो जाता है, या तो हमारा या तो किसी और का। उस मन के संकुचन से, वो मन का संकुचन जानते हैं क्या है? अपने पराये की मानसिकता। ये अपना है, वो पराया है, यही है मन का संकोचन। तो जो मन का संकोच या मन का संकुचन या मन का छोटा हो जाना, कहते हैं बहुत छोटे दिल के हैं। ये जो हमारा दिल छोटा हो गया, दिल छोटा तो नहीं था, बालक तो अपने पराये से मुक्त था, वो तो सबको जानना चाहता था। कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुआ है शिक्षा में, क्योंकि जो आज का अभिभावक है वो आज से 20 साल पहले बालक था। कुछ तो गड़बड़ है इस शिक्षा में। जो आज माता पिता हैं, जो आज पड़ोसी हैं, जो विद्यालय में बैठे हुए टीचर्स हैं, और जो मीडिया में बैठे लोग हैं, और जो बाज़ार में लोग खड़े हैं, ये लोग ही तो हैं। 20 साल पहले, 25 साल पहले, और मुझे नहीं पता कब तक इसको पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रमशः हर एक पिछला व्यक्ति ही अगले व्यक्ति को सिखा पढ़ा रहा है। तो ऐसा क्या सिखा पढ़ा दिया है कि अपने पराये की मानसिकता हर एक में घर कर जाती है, और मन शुद्ध हो जाता है, मन संकुचित हो जाता है, और हृदय में पीड़ा बढ़ती चली जाती है। तो परिवार में देखेंगे तो कलह क्लेश, और उसके बाद हमारे जो जातियों के आधार पर, मत के आधार पर, पंथ के आधार पर, लिंग के आधार पर, अन्य न जाने कितने प्रकार से संप्रदाय बन गए। संप्रदायों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़।
इस तरीके से पूरे यदि मानव समाज को देखें तो मानव समाज में एक प्रकार का ना द्वंद्व है, स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार दिखाई पड़ता है। तो स्वयं श्रेष्ठता का जो अहंकार है उसके कारण से जो समुदाय हैं, है ना, वो आपस में विरोधग्रस्त हैं, आपस में विरोधग्रस्त हैं। और इसी प्रकार से आगे जो संगठित रूप में मानव दिखाई पड़ता है वो एक राष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इस पूरे राष्ट्रों में यदि हम स्थितियों को देखें तो क्या है, राष्ट्र युद्धग्रस्त हैं, युद्धग्रस्त हैं। राष्ट्र क्या है, युद्धग्रस्त। तो मैं अपनी बात को अब थोड़ा समराइज़ करती हूँ। 24 जुलाई 2009 की जो मैंने आपको बात बताई कि मैं अपने लाइब्रेरी में खड़ी थी अपने कॉलेज की, और मुझे लगा कि मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है और मुझे लगा मैं पढ़ूँ। मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, मैं साल में 50 किताबें कम से कम पढ़ती थी, कम से कम, उससे अधिक होती थी हमेशा। ये मेरा एक टारगेट सेट था। लेकिन मुझे लगा नहीं कि मुझे फिर भी समझ में आया। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी और ये मैं बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ आज आप सभी से, क्योंकि इसके पीछे मैंने जान लगाई है, मैंने लगाई है। मैंने बहुत तरीके की साधनाएं करी हैं, बहुत तरीके का, कभी खाना खाया है, कभी खाना छोड़ा है, कभी सब तरीके से कुल मिला के प्रयास किए हैं, है ना। और समझ में ये आ गया है कि शिक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये शिक्षा मेरी पूरी हुई जीवन विद्या के माध्यम से। जीवन विद्या का मतलब है जिज्ञासा को तृप्त करने वाली विद्या। ज्ञान पूर्वक सुखी होने की जो आशा थी ना मेरी, मैं आपको इतना कह सकती हूँ आज ये पूरी हुई। ज्ञान पूर्वक सुखी होने की आशा मेरी पूरी हुई है। और जब ये पूरी हो गई है तभी मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। ये भी संयोग है कि इसी जगह से मैंने शुरुआत करी थी, मतलब यहीं पर मैंने सीखा था। और आज संयोग ये है कि आज यहीं पर 10 साल बाद आपके सामने खड़ी होकर मैं ये बात को कह रही हूँ। अगर प्रमाणित नहीं होता तो मैं माइक कभी पकड़ती नहीं, ये मैं नहीं पकड़ती, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं 4, है ना, ये जानते हैं, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो कभी किसी को कुछ कहूँ, बोलूँ ज़रूर, ठीक है कि आप इस चीज़ को करो, लेकिन यदि वो प्रमाणित बात नहीं तो मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी, किसी के लिए भी नहीं बता सकती मैं। तो ज्ञान पूर्वक सुखी होने का विज्ञान है, ज्ञान पूर्वक सुखी होने की शिक्षा है जीवन विद्या। सत्र को और धीरे धीरे खोलेंगे। और ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है, मुझे नहीं पता ये कैसे बाबा जी को मिल गई कि विज्ञान, तर्क, गणित, खगोल शास्त्र, मनोविज्ञान, संविधान और फिर परमात्मा और फिर आत्मा, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट गई। मैंने 10 साल इस चीज़ में लगाया कि कहीं कुछ छूटा हुआ मिल जाए। 8 साल में ये जांचती रही कि कुछ तो छूटा हुआ मिल जाए। 8 साल ये खोजती रही कि कुछ मिल जाए बस मुझे मिला नहीं। नतमस्तक जब मैं हो गई तब मैंने इसका विधिवत, है ना, जिसको कहते हैं ना, तब मैं यहाँ पर आई कि अब मुझे सही कार्य और व्यवहार समझना है। और मैंने अपने अध्ययन को शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं शब्दों में कहना आसान नहीं है, मैं कृतज्ञ हूँ। शुरुआत करते हैं ना बाबा जी से, और बाबा जी के माध्यम से डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी, उनके माध्यम से छोटा लाल शाह, और उनके माध्यम से मनोज भाई, और मनोज भाई के माध्यम से मैं, और मेरे माध्यम से आगे जो होगा सो होगा। लेकिन उसके साथ वातावरण मिला, नीलम बहन, है ना, हेमांग भाई, सुमन भाभी, भैया, सबका वातावरण। और अब मुझे पता है कि अभी धीरे धीरे आप लोग भी इस चीज़ में सहयोग करेंगे, इसको सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे क्योंकि अवसाद से हमको निकलना है, हमको अगली पीढ़ी को अवसाद में जाने नहीं देना है। हमें परिवार को कलह क्लेश से मुक्त करना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यक्ति है ना वो समाधानित हो, सुखी हो, हंसता खेलता बच्चा हर माँ बाप की चाहत है। ये मूलभूत इच्छा है। बच्चा है ना, बच्चे की माँ बाप सेवा करते हैं ना,
और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे से केवल एक मुस्कान की अपेक्षा होती है उन्हें नहीं चाहिए। किसी माँ बाप को ये नहीं चाहिए होता कि बुढ़ापे में सेवा करें, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये बातें ज़रूर हैं, लेकिन बच्चे ना खिलखिला के हंस भर दे, माँ बाप को लगता है अपना पेमेंट हुआ। सारा दिन सेवा करते हैं। तो हमें अपने बालक, हमें अपने बच्चे, हमारे परिवार के लोग हमें अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त नहीं चाहिए। परिवार कलह क्लेशग्रस्त नहीं चाहिए। हमें हमारे समुदायों में विरोधता नहीं चाहिए। हम तो अपने पराई से मुक्त थे, तो क्या हुआ है ऐसा और इसको सही कैसे करें? तो अपने पराई की मानसिकता से मुक्त, अखंड समाज की भावना से युक्त। अखंड समाज मानसिकता ही मूलतः न्याय है। और ये जो सत्य वक्ता है ना, ये पूंजी रखी हुई है बालक में कि उसको सत्य बोध हो जाए, और वो सत्य बोध होने के बाद वो अन्य को भी सत्य संप्रेषित कर पाए या सत्य पहुंचा पाए। ये उसके अंदर एक ताकत रखी हुई है, पूंजी है, कुदरती पूंजी उसके अंदर रखी हुई है। हम उससे छेड़खानी कर रहे हैं, ये हमारी नासमझी है। और ये नासमझी इसलिए क्योंकि हम जिस वातावरण में, वहाँ से हमारे अंदर कहीं आई है। आपका अपना कुछ भी नहीं है। कोई भी विचार आपके अंदर है ना, झांक के, खंगाल के, सच्चाई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे इसमें से कोई भी विचार मेरा नहीं है। सब कुछ कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है। तो ये जो जिज्ञासा वस्तु इतनी खूबसूरत है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यदि हम इस विचार को कि भाई हमें तो ये कहीं से मिला था, ये तो उधारी का है ना, और अपने भीतर जांच के देख रहे हैं, इससे हमें जो उपलब्धि चाहिए थी वो उपलब्धि तो हमको नहीं हुई। अगर उपलब्धि नहीं हुई तो आज हम जांच के देखते हैं। चलिए जांच के देखते हैं। और साथ में मैं इस पूरे 3 दिनों आपके साथ समाधान का प्रस्ताव रखती रहूँगी, और आप उसको जांच के देखिएगा। जांच के देखने का मतलब भीतर से आपको लगेगा कि ये बात ठीक है, बस, और कोई तरीका नहीं। आदमी के अंदर जीपीएस जो है ना, जीपीएस रखा हुआ है, उस जीपीएस का इस्तेमाल करना है। ये बात ठीक लग रही है क्या? ठीक लग रही तो ठीक ही है। प्रकृति आपको सहायता कर रही है सही की तरफ पहुंचाने में। तो परिवार कलह क्लेशग्रस्त नहीं चाहिए, समुदाय हमको विरोधग्रस्त नहीं चाहिए, और राष्ट्र हमको युद्धग्रस्त नहीं चाहिए। ये हमारी मूलभूत अपेक्षा है। देखिए हम लोग आज यहाँ भुज कुकमा में बैठे हुए हैं, और यदि देखें तो अभी पिछले दिनों 8-10 दिन पहले जिस तरीके का माहौल यहाँ पर रहा है, हमको सभी को एक थोड़ा सा तो लगता है ना कि भी जीवन का लक्ष्य तो पाया नहीं, और कहीं बम किसी ने गिरा दिया। अभी मरने की इच्छा तो नहीं है, जीने की इच्छा है, लेकिन जीना किस लिए और जीना कैसे? क्या उत्सव पूर्वक जिए या भय में जिए? ये सारे हमारे लिए प्रश्न हैं। तो इसके स्थान पर व्यक्ति जो है ना समाधानित, परिवार जो है समाधान के साथ समृद्धि युक्त हो जाए। जो हमारे समाज है ना, अखंड समाज मानसिकता के युक्त, अखंड समाज मानसिकता के साथ सभी में अभय की स्थापना हो। मानव भय से नियंत्रित नहीं है, भय में रहना उसको अच्छा नहीं लगता है। सर्वाधिक अनियंत्रित सबसे खराब फीलिंग है उसके लिए भय से नियंत्रित होना। और जो ये पूरी धरती है ना, ये कैसी हो जाए जानते हैं? हरी भरी स्वर्ग सरीखी। धरती स्वर्ग सरीखी चाहिए, आदमी देवता सरीखा चाहिए। ये हमारी मूलभूत कामना है, और इस मूलभूत कामना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम है जीवन विद्या। इंटरेस्टिंग बात ये, जैसे कि गुजराती में जो शैलेंद्र भाई ने पोस्टर बनाया, बड़ा अच्छा, कोई कर्मकांड नहीं है। एक बिल्कुल शिक्षा की बात है ना। ये तो मैं माइक लेके, बोर्ड लगा के, पेन लगा के हम पढ़ रहे हैं। कोई कर्मकांड से आधारित बात नहीं, पूरे अस्तित्व का, अस्तित्व जैसा है वैसा उसका अध्ययन है। जैसे बालक का ये अध्ययन बताया ना, बालक का अध्ययन हुआ ये। अब शिक्षा कैसी हो, इसका अध्ययन। शिक्षा अस्तित्व सहज कैसी है, इसका अध्ययन है। शिक्षा कैसी हो, तो शिक्षा के लिए कुल 15 किताबें हैं, पतली पतली, मोटी मोटी नहीं, पतली पतली। लेकिन आपको एक व्यक्ति चाहिए समझने के लिए। आप उस किताब को पढ़ के नहीं समझ पाएंगे कि उस किताब में क्या लिखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर एक शब्द को अस्तित्व सहज अर्थ से परिभाषित किया गया है। जैसे जिज्ञासा मतलब आपने पहले सोचा या हमने पहले सोचा, वो ये था जानने की इच्छा। लेकिन जिज्ञासा का मूलतः मतलब है ज्ञान पूर्वक सुखी होने की या तृप्त होने की आशा का जाग जाना, कि मैं समझूंगा तो समझ के सही ही करूंगा, समझ के मेरे से गलती नहीं होती। 2 और 2 जब तक जोड़ना नहीं आता है, गलतियां होती रहती हैं। जिस दिन जोड़ना आ जाता है, 4 के अलावा आप 5 बोल नहीं सकते। आपको लगेगा अंदर से कोई खींच रहा है, 5 मत बोल देना।
आप 5 बोल नहीं सकते 2 और 2। ये समझ की ताकत है। समझ से आदमी नियंत्रित है और समझ से वो सुखी होता है, ऐसा नियंत्रण पा करके भी। लेकिन गलती से या भय से आदमी नियंत्रित नहीं है। भय से उसको आप नियंत्रित करने की चेष्टा करेंगे, दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, अनियंत्रित होकर के कुछ भी तोड़फोड़ करने लग जाएगा। ये बात है ना। तो आखिरी बात, इस जिज्ञासा के साथ अब यहाँ पर अब देखिए, ये जो ऐसा है एज इट इज़, इसके साथ अस्तित्व में देखिए, यदि अस्तित्व सहज विधि से जिज्ञासा है तो अस्तित्व सहज विधि से समाधान भी है, और समाधान का दर्शन ही आप आज आपको पूरा दिन करवाएंगे। और आज अभी यहीं पर ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। हम लोग यहाँ